नमस्कार। आज हम ब्रैग्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। इस फिगर में हम क्रिस्टल के प्लेन्स देख रहे हैं। क्रिस्टल में कई तरह के सेट ऑफ प्लेन्स होते हैं, जिनमें प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक सेट आप ये देख रहे हैं, एक सेट इस तरह का है, इसमें सारे प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह से ये सेट है। इस तरह से कई सारे सेट ऑफ प्लेन्स आप देख सकते हैं क्रिस्टल के अंदर, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस डायरेक्शन में क्रिस्टल में वेव्स इंसिडेंट हो रही हैं। जब क्रिस्टल पर वेव्स इंसिडेंट होती हैं तो क्रिस्टल के एटम्स उन्हें हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये वेव इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो एटम है इसे हर डायरेक्शन में स्कैटर करता है। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये इंसिडेंट वेव्स को हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। यदि इन एटम्स से स्कैटर्ड वेव किसी डायरेक्शन में एक दूसरे पर ऐसे सुपरइम्पोज होती हैं, मतलब अध्यारोपित होती हैं कि वे एक दूसरे को रीइंफोर्स करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर इस तरह से सुपरइम्पोज करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब संपोषी व्यतिकरण हो, तो वहां पर आपको डिफ्रैक्टेड बीम मिलेगी, मतलब कि ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। एक बार दोबारा से इसे समझ लीजिए कि जब क्रिस्टल पर किसी इस डायरेक्शन में, जो कि हमने डायरेक्शन ले रखी है, मान लीजिए वेव्स इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये एटम उन्हें हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। यदि किसी डायरेक्शन में इन एटम्स के द्वारा स्कैटर्ड वेव एक दूसरे पर इस तरह से सुपरइम्पोज हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो आपको उस डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड बीम यानी कि विवर्तित बीम मिलेगी। मतलब वहां पर आपको ब्राइट स्पॉट, चमकीला धब्बा मिलेगा। जरूरी नहीं कि ये जो स्कैटर्ड बीम है केवल एक ही डायरेक्शन में सुपरइम्पोज होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे, बल्कि हो सकता है वो कई और भी डायरेक्शंस हो जिसमें आपको चमकीला धब्बा मिले। मतलब कि उन डायरेक्शंस में भी जो वेव्स हैं वो एक दूसरे पर इस तरह से सुपरइम्पोज हो कि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें और आपको वहां उन डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड बीम मिले। ये क्रिस्टल है। अब हम ब्रैग्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्रिस्टल है जिस पर इस डायरेक्शन में वेव इंसिडेंट हो रही है और इस डायरेक्शन में आपको डिफ्रैक्टेड बीम मिल रही हैं, मतलब विवर्तित बीम मिल रही है। हिंदी में डिफ्रैक्शन को विवर्तन और इंटरफेरेंस को व्यतिकरण कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में बीम्स, जो वेव्स हैं, वो इंसिडेंट हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, और जैसा कि हमने कहा हर डायरेक्शन में वो स्कैटर होंगी, लेकिन
आपको कुछ डायरेक्शंस ऐसी मिलेगी जहां जिस डायरेक्शन में वो अलग अलग एटम्स के द्वारा जो स्कैटर्ड वेव है वो एक दूसरे पर इस तरह से अध्यारोपित होंगी कि आपको डिफ्रैक्टेड बीम वहां पर मिलेगी। तो मान लीजिए हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हमें जो विवर्तित बीम प्राप्त हो रही हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जो वेव्स हैं वो एक दूसरे पर इस तरह से अध्यारोपित हो रही हैं कि समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जिससे यहाँ पर आपको चमकीला धब्बा प्राप्त हो रहा है। ब्रैग के अनुसार आप इस तरह से उसमें क्रिस्टल में एक सेट ऑफ प्लेन्स आप होगा जो एक दूसरे के पैरेलल होगा, जिससे कि ये जो इंसिडेंट बीम है उनका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मतलब यदि आपको किसी डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड बीम मिल रही है तो ब्रैग के अनुसार उस क्रिस्टल में एक सेट ऑफ प्लेन ऐसा होगा जिससे ये जो बीम है वो स्पेकुलरली रिफ्लेक्टेड, मतलब समतल दर्पण की तरह परावर्तित होती हुई मिलेगी। इसको एक बार हम इस कथन को पढ़ लें, स्टेटमेंट को। अकॉर्डिंग टू W.L. Bragg, द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड स्पेकुलरली, मतलब मिरर लाइक, फ्रॉम पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम, जस्ट लाइक ए लाइटली सिल्वर्ड मिरर। W.L. Bragg के अनुसार क्रिस्टल पर आपतित तरंगों का क्रिस्टल के समानांतर तलों से परावर्तन उसी प्रकार होता है जैसा कि उनका परावर्तन किसी अर्धलेपित समतल दर्पण से हुआ हो। तो हमने देखा कि हमें डिफ्रैक्टेड बीम्स मिलती हैं यदि इन आप क्रिस्टल पर वेव इंसिडेंट करते हैं तो हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्रैक्टेड बीम्स मिलती हैं, विवर्तित बीम्स मिलती हैं। ब्रैग के अनुसार ये विवर्तित जो बीम्स हैं वो आपको क्रिस्टल के अंदर एक समानांतर तलों से परावर्तित होती हुई प्रतीत होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक अर्धलेपित समतल दर्पण से होती हैं। मतलब बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्टेड होती हुई मिलेंगी जैसे कि एक मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। मिरर रिफ्लेक्शन या समतल दर्पण से परावर्तन क्या होता है ये हम सब पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण यानी मिरर पर जब कोई वेव इंसिडेंट होती है, किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जिस एंगल पर उसका आपतन होता है, मतलब आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से नापा जाता है? हम एक लंब डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल से जो इंसिडेंट बीम है उसका एंगल नापते हैं, एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसका एंगल आर नापते हैं। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है यदि मिरर से यानी दर्पण से रिफ्लेक्शन हो रहा हो। चूंकि आई और आर बराबर हैं तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे। इस नियम में जो एंगल्स है हम तलों से नापते हैं, नॉर्मल से नहीं। नॉर्मल की बजाय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लंब से नापे जाते हैं, लेकिन हम इस लॉ में जो एंगल्स हैं वो प्लेन से नापते हैं। तो चूंकि आई और आर बराबर होंगे तो ये एंगल्स भी, दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। अब हम कुछ ज्यामिति देख लें। चूंकि ये एंगल हमने थीटा ले रखा है और ये हमने आगे की ओर बढ़ाई है तो ये 90 डिग्री है इस पर। चूंकि ये पैरेलल इंसिडेंस हो रहे हैं तो ये 90 डिग्री है इस पर, और वैसे ही ये आगे बढ़ाया है तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये 90 है तो ये एंगल थीटा का होगा। वैसे ही ये एंगल भी थीटा होगा। अब चूंकि हमने बात की थी कि ये दोनों जो इंसिडेंट बीम है जो डिफ्रैक्ट होने के बाद यदि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो हमें डिफ्रैक्टेड बीम मिलेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस यानी पथांतर दोनों बीम्स के लिए, जो दोनों वेव डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं उनके लिए जो पथांतर है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तभी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो ये जो बीम्स हैं ये इंसिडेंट हुई हैं और चूंकि जो हमने बात की कि प्लेन्स लाइटली सिल्वर्ड मिरर की तरह से कार्य करते हैं, मतलब इस तरह से काम करते हैं जैसे कि दर्पण पर जो लेपन है वो बहुत कम किया गया हो। तो जब वेव इंसिडेंट होती हैं तो कुछ वेव रिफ्लेक्ट होंगी प्लेन से, लेकिन पूरी तरह से सभी का रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये लाइटली सिल्वर्ड है, उसका लेपन पूर्ण नहीं हुआ है। तो उनका अंदर पेनिट्रेशन होगा, अंदर जाएंगे और कुछ वेव्स दूसरे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगी। वैसे ही और अन्य अंदर के प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हम केवल इन दो प्लेन्स के बारे में ही चर्चा करेंगे।
तो ये जो बीम है ये फर्स्ट प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी। जब ये एक दूसरे पर इस तरह से सुपर इम्पोज होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो आपको वहां ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा यानी पथांतर n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इनका पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो पाथ डिफरेंस, दोनों बीम का जो पाथ है वो समान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बराबर है। वैसे ही यहाँ से ये परपेंडिकुलर लंब डाला हुआ है, तो ये जो पाथ है वो बराबर है। जो एक्स्ट्रा पाथ, ये वाली बीम इससे एक्स्ट्रा पाथ जो चली है, जो अधिक पथ चली है, वो ये डिफरेंस है, ये अंतर है। ये वाला जो पाथ है वो एक्स्ट्रा चली हुई है, ये वाली बीम। तो हमें ये जो पाथ है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि चूंकि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, मतलब दर्पण के समान रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और चूंकि ये 90 डिग्री है एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा। वैसे ही ये एंगल भी थीटा होगा। दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो हमने d ले रखी है। तो ये जो डिस्टेंस है इस त्रिभुज से, इस ट्रायंगल से, देखिए ये d साइन थीटा हो जाएगा, ये दूरी d साइन थीटा होगी। वैसे ही ये वाला जो डिस्टेंस है वो d साइन थीटा होगा। तो टोटल जो कुल पथांतर हो गया वो 2d साइन थीटा। तो ये हमने लिखा हुआ है 2d साइन थीटा। जो पथांतर है, जो पाथ डिफरेंस है, 2d साइन थीटा इज टू n लैम्डा के बराबर है। यदि ये जो इक्वेशन है ये ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग कंडीशन कहलाती है। 2d साइन थीटा इज टू n लैम्डा, ये ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग कंडीशन कहलाती है। यदि साइन थीटा हम 1 ले लें, क्योंकि हम इसको मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य है या लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो और n ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो यदि लैम्डा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि लैम्डा के अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो अधिकतम मान के लिए हमें n न्यूनतम करना पड़ेगा, तभी लैम्डा अधिकतम होगा। तो n न्यूनतम हम 1 कर दें, n 1 कर दिया है, और इसे अधिकतम करना पड़ेगा, तभी लैम्डा अधिकतम होगा। तो साइन थीटा की जो अधिकतम मान है वो 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ले लिया है। तो लैम्डा का जो अधिकतम मान है वो 2d के बराबर है। मतलब यदि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब आपको डिफ्रैक्टेड बीम्स प्राप्त करनी है, यहाँ पर चमकीला धब्बा प्राप्त करना है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी यदि लैम्डा का अधिकतम मान 2d हो। मतलब इससे अधिक मान, 2d से अधिक वैल्यू की यदि आप तरंगदैर्ध्य ले लेंगे जो कि आपतित हो रही है, ऐसी वेव्स आपतित करेंगे
जिनका तरंगदैर्ध्य लैम्डा से अधिक है, तो आपको ये विवर्तन नहीं प्राप्त होगा, ये क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए और आपको चमकीला धब्बा मिलने के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि लैम्डा मस्ट बी लेसर और इक्वल टू 2d, तभी आपको डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा। d इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जिसका जो रेंज है d का वो 1 एंजिस्ट्रॉम के राउंड अबाउट होता है। इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो जो लैम्डा है, मतलब जो वेवलेंथ है वो एंजिस्ट्रॉम ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो एंजिस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। तो ये जो डिफ्रैक्शन है वो प्राप्त करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। यही कारण है क्योंकि हम जो विजिबल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश है, उसके द्वारा क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो जो येलो की 5000 एंजिस्ट्रॉम के आसपास होती है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी और आपको ब्रैग का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी और आपको डिफ्रैक्शन यानी चमकीला धब्बा प्राप्त नहीं होगा। ब्रैग की कंडीशन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, जो कि हमने यहाँ पर स्किप किया हुआ है, उसे दिया नहीं है। यदि हम इंसिडेंट वेव वेक्टर के ले लें, मतलब जो इंसिडेंट हुई है वेव, उसका वेव वेक्टर तरंग सदिश के ले लें और रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर यहाँ पर k प्राइम लिया है, तो k प्राइम माइनस k इक्वल्स टू डेल्टा k, मतलब दोनों वेव वेक्टर में जो अंतर है उसे डेल्टा k कह रहे हैं। डेल्टा k यदि g के बराबर, g क्या है, g रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो रेसिप्रोकल लैटिस है, जिसके बारे में हम इससे पहले उसके वीडियोस में बात कर चुके हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है? रेसिप्रोकल लैटिस के दो लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाता है। मतलब उसकी जो स्टार्टिंग है वो भी लैटिस पॉइंट से हुई है और जो एंड है वो भी लैटिस पॉइंट पर ही पड़ता है, तो इसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर या रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर भी कहते हैं। तो यदि डेल्टा k इक्वल्स टू g के बराबर हो, रेसिप्रोकल लैटिस के बराबर हो, तभी डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा, तभी ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। ये ब्रैग का कंडीशन का दूसरा फॉर्म है। आप ब्रैग की कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा k इक्वल्स टू g, जहां k इंसिडेंट वेव वेक्टर है और k प्राइम जो वेव स्कैटर हुई है उसका वेव वेक्टर है। तो k प्राइम माइनस k इक्वल्स टू डेल्टा k इक्वल्स टू g इन इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट वेव है और स्कैटर्ड वेव है, दोनों के ही जो एनर्जी है वो सेम होती है।
इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम। ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये स्कैटर्ड वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू सी के, सी जहाँ वेलोसिटी है तो सी के इक्वल्स टू सी के प्राइम। ऑब्वियस है के इक्वल्स टू के प्राइम। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब हम ये इक्वेशन 2 में जो लेफ्ट और राइट साइड है दोनों को हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो k प्राइम स्क्वायर इक्वल टू k प्लस जी होल स्क्वायर। चूंकि k और g वेक्टर्स हैं इसलिए इनका स्क्वायर k प्लस जी डॉट k प्लस जी होगा, और वैसे ही ये भी k प्राइम डॉट k प्राइम, तो ये k प्राइम स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी। ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि स्क्वायर में है, ये भी मैग्नीट्यूड है, जी भी यहाँ मैग्नीट्यूड में आ रहा है, लेकिन k और g वेक्टर्स हैं। चूंकि दोनों इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव के वेव वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है इलास्टिक स्कैटरिंग में, तो ये दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इक्वल टू 0। ये एक और फॉर्म है ब्रैग कंडीशन को लिखने की। चूंकि यहाँ g हम एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और हम जानते हैं कि माइनस जी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ही होगा, तो g की के प्लेस में हम माइनस जी का यूज कर सकते हैं। तो g की जगह हम माइनस जी यूज करें तो जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर माइनस 2k डॉट जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो माइनस है तो हम राइट साइड में ले आए, तो जी स्क्वायर इक्वल टू 2k डॉट जी। तो ये एक और फॉर्म है ब्रैग कंडीशंस को लिखने की। धन्यवाद।